सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो आज हमें करना है यूनिट 4 एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन बिजनेस को कंटिन्यू करना है। ये हमारा इस यूनिट का सेकेंड पार्ट है। अब तक हमने इसके फर्स्ट पार्ट में हमने अपने इंटरनेट एप्लीकेशन इन बिजनेस को देख लिया, एमर्जिंग ट्रेंड इन बिजनेस को देख लिया, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑन बिजनेस को देख लिया। तो आज हमें कंटिन्यू करना है ई कॉमर्स से, ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक है 4.5 ई कॉमर्स। तो हम देख लेते हैं। देखो, ई कॉमर्स समझने से पहले हमें ई बिजनेस समझना होगा। ई बिजनेस मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं अपने सारे बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कोई चीज परचेज करनी है, सेल करनी है, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखना, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सब हम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ई बिजनेस होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है ऑनलाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट या फिर ऑनलाइन एम्प्लॉइज ट्रेनिंग, ठीक है। फिर ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स मतलब कि बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। जो हम बाइंग सेलिंग करते हैं गुड्स और सर्विसेज का इंटरनेट का यूज करके, वो हमारा ई कॉमर्स होता है। इसका एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ये सब हमारा ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब देखो, ई कॉमर्स जो होता है एक्टिविटी ऑफ बाइंग सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट, ये हमने देख लिया। ऑनलाइन शॉपिंग होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हम करते हैं। हमने कोई गुड्स परचेज किया, उसके बिहाफ पे हमने पेमेंट किया, ठीक है, ऑनलाइन। तो ये था हमारा ई कॉमर्स और ई बिजनेस हमने देखा। अब देखो, दूसरे पेज पे दिया ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेज ई कॉमर्स में डिफरेंस बिटवीन दे रखा है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मेनली ट्रेडिशनल कॉमर्स मीनिंग क्या होता है पहले ये दे रखा है। हाँ, ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में जो डिफरेंस दे रखा है उसमें मीनिंग है। ट्रेडिशनल कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस व्हिच फोकसेस ऑन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज व्हिच इनकरेजेस एक्सचेंज इन सम वे और अदर। मतलब जो पहले लोग जाते थे या शॉप खोल के बैठ गए, कस्टमर्स विजिट कर रहे हैं या फिर डोर टू डोर जाके हम सेल आउट करते थे, वो ट्रेडिशनल कॉमर्स होता था, ट्रेडिशनल बिजनेस करने का तरीका होता था। बट ई कॉमर्स में क्या हो रहा है? कैरिंग आउट कमर्शियल ट्रांजेक्शंस और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। हम चीजों को इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं ऑन द इंटरनेट का यूज करके, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, पहले मैनुअली ट्रांजेक्शंस होते थे, अब ऑटोमेटिक हो जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी, पहले जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो हमारा बिजनेस था, वो लिमिटेड टाइम के लिए हम कस्टमर्स को सर्विस दे पाते थे। अब जो है हम 24/7 अपने कस्टमर्स को सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फिजिकल इंस्पेक्शन, गुड्स कैन बी इंस्पेक्टेड फिजिकली बिफोर परचेज। पहले के बिजनेस में एक ये बेनिफिट मिलता था कि कस्टमर विजिट करके हमारे गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकता था। मतलब जैसे कुछ चीजें देख के ही समझ आती हैं वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, साइज क्या है, प्रोडक्ट कैसा है ना। बट ये ऑनलाइन और ई कॉमर्स में ये फीचर हमें नहीं मिलता है कि गुड्स को हम फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं कर सकते परचेज करने से पहले, मतलब देख नहीं सकते, पता नहीं चलता कि भाई प्रोडक्ट है क्या और उसके अंदर क्या होगा, है ना। तो वही है, इंस्पेक्ट फिजिकली बिफोर परचेज। हम ट्रेडिशनल कॉमर्स में गुड्स को इंस्पेक्ट कर लेते थे। कस्टमर इंटरेक्शन जो होता था हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स में फेस टू फेस होता था, बट ई कॉमर्स में क्या होता है? स्क्रीन टू फेस होता है, ठीक है। मतलब हम ऑनलाइन किसी डिवाइस के थ्रू ही तो अपने चीजों को परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, राइट। यही है फेस टू स्क्रीन। स्कोप ऑफ बिजनेस लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया। पहले जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे वो पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिटेड रह जाते थे, किसी एक सिटी या स्टेट तक ही, जिसमें हमारा उस कंपनी को जिसमें हमने खोल रखा है उतने एरिया तक ही लिमिटेड रह जाता था। बट आज के टाइम पे रीच बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वर्ल्ड वाइड रीच हो गई है। फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहले क्या था? कोई यूनिफॉर्म, कोई सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं था, ऐसा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं था इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। बट आज के टाइम पे देखें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए है। मार्केटिंग, वन वे मार्केटिंग होती थी पहले, ठीक है। हमने टीवी या फिर न्यूज़पेपर या फिर रेडियो में जो एडवर्टीजमेंट दिया, वन वे मार्केटिंग मतलब सिर्फ कंपनी ने अपनी तरफ से अपने प्रोडक्ट और कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया। कस्टमर से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसको कितना प्यार मिल रहा है, कितना सपोर्ट मिल रहा है, ये सब नहीं पता चल पाता था। बट आज 1-to-1 मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। मार्केटिंग भी हो रही है, लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं उस चीजों को, ये सब हमें पता चल जाता है तुरंत। पहले जो होता था पेमेंट जो होता था वो कैश, चेक या फिर क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू होता था। आज के टाइम पे क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर, ई वॉलेट्स के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है, मतलब पहले जो बिजनेसेस थे उसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स जो था इंस्टेंटली हो जाता था। हमने कस्टमर आया, कस्टमर विजिट किया, कोई प्रोडक्ट पसंद किया, उसने हमें पैसा दिया, हमने उसे प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया या फिर दे दिया, ठीक है। आज के टाइम पे जो ई कॉमर्स हो रहा है उसमें डिलीवरी में टाइम लगता है, ठीक है। हमने पेमेंट कर दिया, प्रोडक्ट देख लिया ऑनलाइन, पेमेंट कर दिया, अब डिलीवरी में मतलब 1 हफ्ते तक का ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, या फिर 2 से 4 दिन तक का समय। तो ये हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स था। फिर हमारे कुछ फीचर्स दे रखे हैं ई कॉमर्स के, वो देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स, फीचर होता है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग, शॉप एनीवेयर फ्रॉम होम, मतलब हम घर से भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये फीचर हमें मिला है ई कॉमर्स के थ्रू, मतलब हम घर बैठे भी ऑनलाइन शॉपिंग आज के टाइम पे कर ले रहे हैं इजीली, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग। सेकंड फीचर हमें मिलता है मोबाइल एप्स, बाय प्रोडक्ट्स यूजिंग स्मार्टफोन। हम आज के टाइम पे प्रोडक्ट्स परचेज कर लेते हैं मोबाइल में एप्स के थ्रू, एप्स को यूज करके स्मार्टफोन से ही हम परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। मल्टी चैनल शॉप थ्रू वेबसाइट्स एंड एप्स, मतलब
मतलब आज के टाइम पे हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बिजनेस को मल्टी चैनल पे ले जा पाए हैं। मींस कि कई मीडिया के थ्रू हम कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, वेबसाइट, ठीक है, एप्स के थ्रू, या फिर हम सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो कई चैनल, मल्टी चैनल है, ठीक है। बिग डेटा मींस कि जो कंपनीज और बिजनेसेस हैं वो बिग डेटा में जो भी डेटा स्टोर्ड होती हैं उसके थ्रू कस्टमर नीड्स, ट्रेंड्स और फैशंस को समझ पाती है इजिली, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कंपनीज जो है कस्टमर्स के नीड्स और डिमांड्स को इजिली कैटर कर पाती है। पर्सनलाइजेशन, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन कस्टमर प्रेफरेंस। पर्सनलाइजेशन, ये भी फीचर हमें मिलता है कि हम अपने अकॉर्डिंग हमें जो प्रोडक्ट सूट कर रहा है या फिर ज्यादा बेहतर लग रहा है उसके हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। कस्टमर इंगेजमेंट, बिजनेसेस फोकस ऑन कीपिंग कस्टमर्स हैप्पी। बिजनेसेस का मेन फोकस होता है कस्टमर्स को हैप्पी रखना, ठीक है। तो कस्टमर्स को हम इंगेज करके रख सकते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स के थ्रू। पुश नोटिफिकेशन, अलर्ट्स अबाउट ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। पुश नोटिफिकेशन मतलब ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेसेस को ये ईजी हो गया है कि कोई ऑफर चल रहा है, कोई डिस्काउंट चल रहा है उसके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इजीली नोटिफिकेशन के थ्रू कस्टमर्स को ऑफर्स और डिस्काउंट्स के बारे में अवेयर करवा सकती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, आज के टाइम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी हमारा ई कॉमर्स बहुत ईजी हो चुका है। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू हम एडवर्टीजमेंट करके प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। मोबाइल पेमेंट रिसीव करने का भी आज के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं रह गया है, ठीक है। मतलब जैसे मोबाइल्स के थ्रू कोई एप्स का यूज करके हम इजिली पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे वगैरह, ठीक है, भीम, यूपीआई, ये सब कोई भी ऐप यूज करके पेमेंट वाली हम पेमेंट कर सकते हैं। ओमनी चैनल मतलब सेम शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑन वेबसाइट, ऐप और स्टोर। मतलब हम सेम कह लो क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हर जगह, वेबसाइट पे, एप्स पे या फिर स्टोर पे। कस्टमर्स अगर विजिट भी करेगा हमारे स्टोर पे तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, या फिर हमारे वेबसाइट या स्टोर से परचेज करेगा या ऐप से तो भी उसे वही एक्सपीरियंस वो मिलेगा, ठीक है। हम वही सारी फैसिलिटीज हर जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा कहने का मतलब, ठीक है। तो ये था हमारा ओमनी चैनल। अब बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स देख लेते हैं। तो ग्लोबल रीच प्रोडक्ट, वर्ल्ड वाइड, मतलब हमारे प्रोडक्ट को ग्लोबल रीच मिली है, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट ग्लोबली बहुत दूर दूर तक पहुंच गया है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव, सेव बिजनेस कॉस्ट बहुत सेव हुआ है ई कॉमर्स चलते, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में जो कॉस्ट पहले लग रहा था और उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था, हम फ्लायर्स वगैरह या फिर पैम्पलेट्स वगैरह छपवा के उससे एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, उससे ज्यादा बेहतर आज के टाइम पे हमारा सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट वगैरह हो गया, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग और कस्टमर जो है अपना टाइम वहीं स्पेंड करते हैं। शॉप एनी टाइम, हम कभी भी कहीं से भी अपना शॉपिंग को कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा इजी शॉपिंग हो गया, कहीं से भी कभी भी। कम्युनिकेशन क्विक हो गया, कस्टमर से हम इजिली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इजी ऑनलाइन पेमेंट्स, हम यूपीआई, कार्ड्स या फिर वॉलेट से, नेट बैंकिंग के थ्रू इजी ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। पहले कहाँ लोग बिना कैश के चलते थे, है ना। आज के टाइम पे कोई कैश भूल भी गया तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन पेमेंट कर लेगा वो, है ना। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाया ये सब चीज, ठीक। तो ये बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स था। आप कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। नो पर्सनल इंटरेक्शन विद द सेलर, एक ये डिसएडवांटेज मिलता है हमें कि हमें सेलर से, कस्टमर का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। हम गए, उसके वेबसाइट विजिट किए, हमने प्रोडक्ट चूज किया, उसको ऑर्डर किया, पेमेंट किया, इन रिटर्न हमें अब प्रोडक्ट कुछ दिन में रिसीव हो जाएगा। तो इसमें हमारा कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ उसके सेलर के साथ, उस बिजनेस ओनर के साथ, ठीक है। हम पर्सनली इंटरेक्ट नहीं हो पाए सेलर के साथ। रिस्क ऑफ हैकिंग और वायरसेस, ऑनलाइन और चीजें, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है बट फिर भी आज के टाइम पे हैकिंग और वायरसेस का डर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसका एक रिस्क रहता है वायरसेस का और हैकिंग का। आजकल हैकर्स बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। डिलीवरी टेक्स टाइम, प्रोडक्ट हमें अगर तुरंत चाहिए तो तब तो हमें ई कॉमर्स बेहतर नहीं होगा, तब हम मैनुअली जाके शॉप से परचेज करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें डिलीवरी में टाइम लगता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स हमारे पास तुरंत नहीं आते हैं ई कॉमर्स में, डिलीवरी में टाइम लगता है। प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी चेक्ड फिजिकली बिफोर बाइंग, हम प्रोडक्ट्स को फिजिकली चेक नहीं कर सकते, ठीक है। परचेज करने से पहले प्रोडक्ट हमारे पास आएगा तभी हम प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये एक डिसएडवांटेज और होता है ई कॉमर्स का, ऑनलाइन शॉपिंग का। इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, इंटरनेट भाई मस्ट है आपको कोई भी वेब पेज या एप्लीकेशन खोलने के लिए जिससे हम शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेट तो चाहिए ही चाहिए, बिना नेट के वो एप्स ऑपरेट नहीं करेंगी, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होती है। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हमने देख लिए ई कॉमर्स के। तो फिर अब चलते हैं अपना अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा एम कॉमर्स। ई कॉमर्स देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हम ई कॉमर्स मतलब बिजनेसेस या फिर शॉपिंग वगैरह करते हैं वो हमारा ई कॉमर्स होता है, मतलब परचेज सेल करते हैं गुड्स को, वो हमारा ई कॉमर्स होता है। अब एम कॉमर्स मीन्स की बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग अ स्मार्टफोन और टैबलेट थ्रू इंटरनेट। जो हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं स्मार्टफोन या टैबलेट का यूज करके इंटरनेट के थ्रू, वो हमारा एम कॉमर्स आता है, मीन्स की मोबाइल कॉमर्स, ठीक है। जिसमें सिंपली मीन्स की हम मोबाइल के थ्रू हम शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर परचेज सेल कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का, तो हमारा एम कॉमर्स होता है। शॉपिंग ऑन अमेजॉन ऐप, ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम जोमेटो, मतलब जैसे हम टिकट बुक कर रहे हैं अपना ट्रेन वगैरह का, तो IRCTC पे ऐप पे जाके हम टिकट बुक कर लेते हैं टिकट्स। पेइंग थ्रू पेमेंट, पेटीएम और फोन पे के थ्रू पेमेंट करना, तो ये सब एम कॉमर्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। एम कॉमर्स होता है ये सब। फीचर्स ऑफ एम कॉमर्स देख लें तो यूजर स्मार्टफोन्स एंड
एंड टैबलेट, इसमें हम स्मार्टफोन और टैबलेट्स का यूज करते हैं। शॉप फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, हम कहीं से भी कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। यूजेस लोकेशन बेस्ड सर्विस, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज मिलती है, जैसे फाइंड नियर बाय शॉप्स, हम अगर सर्च कर लें तो हमारे आसपास उस कंपनी की जो भी शॉप्स अवेलेबल होंगी वो हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो लोकेशन बेस्ड हम सर्विसेज यूज कर पाते हैं। एम कॉमर्स में सपोर्ट्स ऑनलाइन पेमेंट, एम कॉमर्स में हमारा ऑनलाइन पेमेंट सपोर्ट करता है, मींस कि हम पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, यूपीआई, फोन पे वगैरह, भीम यूपीआई के थ्रू, ठीक है। तो फिर उसके बाद फास्ट एंड कन्वीनियंट शॉपिंग, फास्ट और कन्वीनियंट शॉपिंग हो गया, मतलब शॉपिंग बहुत फास्ट हो गई है, ईजी हो गई है, ठीक है, एम कॉमर्स के थ्रू। बेनिफिट्स ऑफ एम कॉमर्स देख ले, इजी शॉपिंग यूजिंग मोबाइल, भाई इंसान जो है हर टाइम जैसे मन नहीं करता तो मोबाइल ही चलाता है, मोबाइल में कोई ऐड आया, कोई प्रोडक्ट आ गया, वो पसंद आ गया तो हम विजिट कर लेते हैं, ठीक। बट अगर वही कह लो अगर फिजिकली विजिट करना होता और तबियत नहीं ठीक है, मन नहीं कर रहा, तो आदमी तैयार नहीं होता, जाता नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से देखें तो मोबाइल कॉमर्स की वजह से हम इजिली शॉपिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल को यूज करके, सेव्स टाइम, हमारा टाइम बचा है, हमें तैयार होकर शॉप विजिट नहीं करना पड़ता, ठीक है। अवेलेबिलिटी 24/7 हमें अवेलेबिलिटी मिलती है। अब शॉप्स और दुकानों में क्या होता है, वो दुकान खुली थोड़ी रहती है 24 घंटे, ठीक है, 7 दिन। बट वेबसाइट और ऑनलाइन कॉमर्स, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स ऐप्स वगैरह हैं, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो 24/7 होती हैं, ठीक है। हम कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हेल्प्स बिजनेसेस रीच मोर कस्टमर, बिजनेसेस को हेल्प मिलती है कि वो ज्यादा कस्टमर्स तक रीच कर पाती है इजिली। क्विक कम्युनिकेशन विद कस्टमर, और कस्टमर्स के साथ क्विक कम्युनिकेशन हो पाता है, ठीक है, तुरंत हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स थे हमारे एम कॉमर्स के। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है वॉलेट एंड प्लास्टिक मनी इन बिजनेस, ठीक है। वॉलेट और प्लास्टिक मनी क्या होता है? प्लास्टिक मनी मीन्स यूज कार्ड्स इंस्टेड ऑफ कैश, जो हम कार्ड्स का यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स का यूज करते हैं कैश के बजाय, तो वो हमारा प्लास्टिक मनी या प्लास्टिक मनी हो गया, ठीक है। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड हम यूज कर रहे हैं, ये सब हमारा प्लास्टिक मनी हो गया। यूजेस, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? शॉपिंग करने में, होटल में पेमेंट्स करने में, या फिर एयर टिकट के पेमेंट्स में, ऑनलाइन पेमेंट्स में हम इनका यूज करते हैं प्लास्टिक मनी का। ऐप बेस्ड बिजनेस मीनिंग, मतलब ऐप बेस्ड बिजनेस क्या होता है? प्रोवाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, ऐप के थ्रू जो भी हम सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा ऐप बेस्ड बिजनेस होता है। मींस जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब क्या है? एक ऐप ही तो है, ठीक है। ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो ये सब चीजें जो है ये एप्स हैं, और ये अपने एप्स पे प्रोडक्ट लिस्ट करके प्रोडक्ट का सेल आउट और बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, राइट। तो ये सब हमारा क्या हो गया? ऐप बेस्ड बिजनेस हो गया, ठीक है। इसका एडवांटेजेस क्या होता है? इजी टू यूज होता है, फास्टर सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्रीज बिजनेस सेल्स हमारा बढ़ता है, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर्स को एक्सपीरियंस अच्छा होता है, ठीक है। अब ई वॉलेट क्या होता है ये देख लेते हैं। ई वॉलेट इज अ डिजिटल वॉलेट वेयर मनी इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। ई वॉलेट एक कह लो ऐसा स्पेस प्रोवाइडेड है जहाँ पे मनी हम इलेक्ट्रॉनिकली सेव कर रहे हैं, ताकि हम वहां से डिजिटली पेमेंट कर पाए। जैसे हम फिजिकली देखें तो हम अपने पास क्या कैरी करते हैं? पर्स कैरी करते हैं जिसमें हम कैश रखते हैं, ताकि उसमें से हम पेमेंट कर सकें, ठीक है। वही जो हमारा पर्स है, वही वॉलेट जो है, जो हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट है, वो वॉलेट ही ई वॉलेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। मतलब वो हमारे मोबाइल में एक डिजिटल वॉलेट प्रोवाइडेड होता है हमें, जहां हम पैसे को स्टोर करके रखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में, ताकि हम उसका यूज करके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स आराम से कर ले। जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, रिचार्ज, ये सब कुछ ई वॉलेट्स हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है? कैशलेस पेमेंट, हमें पैसा कैरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें रुपीज, पैसा, नोट, ये सब कैरी करने की जरूरत नहीं है। फास्ट ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन बहुत ही फास्ट हो गया, ठीक है। सेफ एंड कन्वीनियंट, सेफ है, कन्वीनियंट है, इजी मोबाइल ट्रांसफर, हम इजिली मोबाइल से ट्रांसफर कर लेते हैं मनी। बिल्स एंड रिचार्ज कैन बी पेड इंस्टेंटली, हम मोबाइल रिचार्ज करना है, बिल्स पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, ठीक है। तो कोई भी कैसा भी एक्सपेंस हो हमें पे करना है, वो इंस्टेंटली पे हो जाता है, तुरंत पेमेंट हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये कुछ हमारा ई वॉलेट का हमने एडवांटेजेस देखा, ठीक है। अब देखो इन शॉर्ट अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें जो हमने पढ़ा एम कॉमर्स, ऐप बेस्ड बिजनेस और प्लास्टिक मनी और ई वॉलेट को, तो देखो एम कॉमर्स क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग मोबाइल डिवाइस ओवर इंटरनेट। हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं किसके थ्रू? मोबाइल डिवाइस का यूज करके, इंटरनेट के थ्रू, तो वो हमारा एम कॉमर्स होता है, मोबाइल कॉमर्स। ऐप बेस्ड बिजनेस कौन से बिजनेसेस होते हैं? जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे कोई ऐप के थ्रू हम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो ऐप बेस्ड बिजनेस होता है, ठीक है। थर्ड है हमारा प्लास्टिक मनी, हमने पढ़ा, तो प्लास्टिक मनी में हमारा फिजिकल कैश वगैरह नहीं आता है, ठीक है। हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स ये सब यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कैश नहीं यूज करते। ई वॉलेट क्या होता है? ई वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट होता है जहां पे हम मनी स्टोर करते हैं, ताकि हम ऑनलाइन पेमेंट वहां से इजिली कर पाए। तो ये कुछ हमने टॉपिक्स देखे। फिर अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है 4.7 फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, ठीक है। फ्रेंचाइजिंग इज अ बिजनेस सिस्टम वेयर कंपनी, जो कि फ्रेंचाइजर होता है, एक कंपनी खुद क्या होता है? फ्रेंचाइजर होता है, गिव्स अनदर पर्सन, फ्रेंचाइजी, द राइट टू यूज इट्स ब्रांड नेम, प्रोडक्ट्स, बिजनेस मॉडल। इन रिटर्न फ्रेंचाइजी, जो मतलब दूसरा पर्सन था
जिसको उस फ्रेंचाइजर ने अपना बिजनेस का ब्रांड नेम यूज करने का राइट दिया हुआ है, बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट्स, ये सब यूज कर सकता है वो फ्रेंचाइजी होता है। फ्रेंचाइजी जो होता है वो इन रिटर्न पे करता है फीस या रॉयल्टी कह लो, टू फॉलो द कंपनी रूल्स, और कंपनी के रूल्स वगैरह फॉलो करता है। ठीक है, तो फ्रेंचाइजिंग एक सिस्टम हो गया जिसमें एक कंपनी जो है, जो कि फ्रेंचाइजर होती है, वो दूसरे पर्सन को ये अलाउ करती है कि वो उस कंपनी के ब्रांड नेम और प्रोडक्ट्स और बिजनेस मॉडल को फॉलो कर सकता है। ठीक है, इन रिटर्न जो फ्रेंचाइजी है वो उसे कुछ फीस देती है, रॉयल्टी जिसे हम कहते हैं, और फॉलोज द कंपनीज रूल, और उस कंपनी के रूल्स को फॉलो करता है। जैसे सिंपल तरीके से देखें तो फ्रेंचाइजर जो है वो ओनर होता है। ठीक है, गिव ब्रांड एंड बिजनेस मॉडल, फ्रेंचाइजी को वो ब्रांड और बिजनेस मॉडल अपना दे देता है। ठीक है, और फ्रेंचाइजी क्या होता है, वो बायर होता है, उसने उस बिजनेस मॉडल और ब्रांड नेम को परचेज किया। ठीक है, और वो उसी ब्रांड नेम और बिजनेस नेम के अंडर उसको रन करेगा बिजनेस को, और इन रिटर्न क्या करेगा, रॉयल्टी पे करता है फ्रेंचाइजर को, ओनर को। ठीक है, तो एग्जांपल इसका मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, केएफसी, सबवे और पिज्जा हट। अब देखो मेन पिज्जा हट कहीं और पहली बार स्टैब्लिश हुआ रहा होगा। ठीक है, बट वो इतना फेमस हो गया, उसका पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई, तो उसने क्या किया, अपनी फ्रेंचाइजी बांटना शुरू की। ठीक है, मतलब अब दूसरे सिटी, दूसरे स्टेट में भी जो पिज्जा हट या फिर डोमिनोज के शॉप्स और स्टोर खुल रहे हैं, वो मेन किसी फ्रेंचाइजर से कनेक्टेड होंगे, और इन रिटर्न फ्रेंचाइजर को रॉयल्टी इनकम जा रही होगी। और जो फ्रेंचाइजीज खुली हैं, है ना, वो बाउंड है कि उसे मेन जो कंपनी है, ठीक, मतलब फ्रेंचाइजर के अकॉर्डिंग ही बिजनेस मॉडल को ऑपरेट करना है, कंपनी के रूल्स को उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं हमारी फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, देखो फ्रेंचाइजिंग, द ओनर ऑफ द बिजनेस, ओरिजिनल बिजनेस इज नोन एज फ्रेंचाइजर। जो ओरिजिनल बिजनेस है, जो कंपनी है, वो उसका जो ओरिजिनल ओनर है, ओरिजिनल बिजनेस का जो मालिक है, उसे हम फ्रेंचाइजर कहते हैं। एसेंशियली सेल द राइट्स टू यूज हिज ब्रांड, वो अपने मतलब इस राइट को सेल करता है कि उसके ब्रांड नेम को कोई और यूज करे। ठीक है, टू एन एंटरप्रेन्योर, किसी बिजनेसमैन को सेल करता है, जिसे हम फ्रेंचाइजी कहते हैं, जो परचेज कर रहा है इसके ब्रांड नेम को। ठीक है, इन रिटर्न फ्रेंचाइजी एग्रीज टू फॉलो द फ्रेंचाइजर्स बिजनेस मॉडल। इन रिटर्न जो होता है फ्रेंचाइजी जिसकी खुली है, मतलब जो बायर है ब्रांड नेम का, वो हमारे फ्रेंचाइजर्स के बिजनेस मॉडल को फॉलो करता है, और इन रिटर्न फ्रेंचाइजर को रॉयल्टी पे करता है। ठीक है, ये था, हमने बेसिक समझा कि जो बिजनेस ओनर था उसे हम फ्रेंचाइजर कह रहे हैं, और जो परचेज कर रहा है बिजनेस मॉडल को, ब्रांड को, उसे हम फ्रेंचाइजी कह रहे हैं। और इन रिटर्न उस बिजनेस मॉडल और उस ब्रांड को यूज करने के रिटर्न में फ्रेंचाइजी जो है फ्रेंचाइजर को रॉयल्टी पे करती है। ठीक है, ये हमने ओवरऑल देख लिया फ्रेंचाइजिंग क्या होता है। अब बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है, लोअर इन्वेस्टमेंट फॉर फ्रेंचाइजर्स। ठीक है, फ्रेंचाइजी इन्वेस्ट मनी टू ओपन आउटलेट। अब देखो इन्वेस्टर मतलब जो ओनर है उसका थोड़ा पैसा लगता है, उसने क्या किया, अपना ब्रांड नेम बेचा। ठीक है, अपना बिजनेस मॉडल सेल आउट किया, और जो फ्रेंचाइजी है वो खुद का पैसा लगा के अपना आउटलेट खोलेगा, स्टोर खोलेगा। ठीक है, इसमें फ्रेंचाइजर हेल्प नहीं करता। ठीक है, पैसा वैसा जो भी लगेगा वो फ्रेंचाइजी का लगेगा, बट ब्रांड नेम जो जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सब जो है एक ब्रांड हो गया है आज के टाइम पे, और इस ब्रांड को यूज करने के लिए फ्रेंचाइजी जो है इन रिटर्न उसे रॉयल्टी पे करता है। बेटर मैनेजमेंट, फ्रेंचाइजी वर्क्स हार्ड बिकॉज इट इज देयर ओन बिजनेस। फ्रेंचाइजी जो है वो मेहनत करता है। ठीक है, तो इससे बेटर मैनेजमेंट हो रहा है। लेस एम्प्लॉइज, फ्रेंचाइजर्स नीड फ्यूअर एम्प्लॉइज। फ्रेंचाइजर को तो कम एम्प्लॉइज लगे ना, उसका जो भी शॉप था, उसका जो भी था, बस उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं, बट उसका जो बिजनेस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड फैलते जा रहा है फ्रेंचाइजिंग को यूज करके। ठीक है, बट उसके एम्प्लॉइज तो उतने ही है जितना ओनर के मतलब ओरिजिनल बिजनेस में जितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही है, फ्रेंचाइजर नीड्स फ्यूअर एम्प्लॉइज, मतलब कम एम्प्लॉइज लगते हैं। फास्ट बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस को बढ़ाने का एक ये बहुत ही क्विक और बहुत ही अच्छा तरीका है फ्रेंचाइजिंग का। लेस डेली वर्क, फ्रेंचाइजर डजंट मैनेज ईच आउटलेट एवरी डे, मतलब हर आउटलेट को फ्रेंचाइजर मैनेज नहीं करता है रोज रोज। हर आउटलेट को मैनेज करने के लिए फ्रेंचाइजीज है ना, वहाँ के ओनर कह लो, मतलब दूसरे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। लेस रिस्क, फ्रेंचाइजी बियर्स मोस्ट ऑफ द बिजनेस रिस्क। जो फ्रेंचाइजर है उसके ऊपर थोड़ा रिस्क बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो पैसा लगा आउटलेट को खोलने में वो तो फ्रेंचाइजी का लगा ना। फ्रेंचाइजर ने तो बस अपना ब्रांड नेम दिया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, ब्रांड बिकम्स मोर पॉपुलर, ब्रांड जो है वो और पॉपुलर होता जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके फ्रेंचाइजी अलग अलग स्टेट्स सिटीज में खुलते जा रहे हैं। ठीक है, तो कस्टमर्स कहीं से भी उस ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। बेटर एडवर्टाइजिंग, जॉइंट प्रमोशन हेल्प अट्रैक्ट मोर कस्टमर, तो ये अट्रैक्ट करता है बहुत ज्यादा कस्टमर्स। कस्टमर लॉयल्टी, फेमस ब्रांड्स गेन लॉयल कस्टमर्स, जो कस्टमर्स लॉयल्टी अर्न करती है ब्रांड कह लो या ऑर्गेनाइजेशन। फेमस ब्रांड जो है वो उनको ये गेन होता है कि वो लॉयल कस्टमर्स गेन करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कस्टमर्स जो बार बार विजिट करते हैं। ठीक है, जिनको उस ब्रांड पे ट्रस्ट है, ऐसा। ग्लोबल एक्सपेंशन, बिजनेस कैन इजीली एक्सपेंड टू अदर कंट्रीज। अब ऐसे क्या हुआ, कंपनी जो है वो पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुई, बट उसका फ्रेंचाइजी अगर इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच गया, ठीक है, तो वो ग्लोबली एक्सपेंशन हुआ ना उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो यही है ग्लोबल एक्सपेंशन, मतलब
मतलब कह लो मेन बिजनेस कोड के नहीं जाना पड़ा, बट उसकी फ्रेंचाइजी ओपन हो गई वहां पे, ठीक है, तो वो ग्लोबल एक्सपेंशन हुआ उसका। इन शॉर्ट अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें तो हमने क्या देखा, फ्रेंचाइजर मतलब जो ओरिजिनल कंपनी जिसका वो ब्रांड है, जैसे मैकडोनल्ड कंपनी, ठीक है। फ्रेंचाइजी द पर्सन हु बाइज द फ्रेंचाइजी एंड रन द बिजनेस, ऐसा पर्सन जो उस फ्रेंचाइजी को परचेज करेगा और बिजनेस चलाएगा, ठीक है, तो वो हमारा फ्रेंचाइजी होता है। अ पर्सन ओपनिंग अ मैकडोनल्ड आउटलेट, अगर एक बंदा मैकडोनल्ड आउटलेट खोल रहा है तो उसने मैकडोनल्ड का नाम और ये ब्रांड नेम जो परचेज किया तो वो फ्रेंचाइजी हुआ खुद, ठीक है। परचेज किससे किया, फ्रेंचाइजर से किया। रॉयल्टी क्या होता है, फी पेड बाय फ्रेंचाइजी टू फ्रेंचाइजर, ये वो फी होता है इन रिटर्न कि हम उसके ब्रांड नेम को यूज कर रहे हैं, इन रिटर्न फ्रेंचाइजी जो है वो पे करता है ये फी फ्रेंचाइजर को, ठीक है। मेमोरी ट्रिक देख लें तो ओनर क्या कर रहा है, गिव्स ब्रांड, किसको दे रहा है, बायर पेज रॉयल्टी, बायर जो है वो रॉयल्टी पे कर रहा है। बिजनेस रन अंडर द सेम ब्रांड, और जो बिजनेस है वो सेम ब्रांड के अंडर चल रहा है, ठीक है। कई आउटलेट छोटे छोटे खुल गए मैकडोनल्ड के, तो भाई नाम किसका हो रहा है, मैकडोनल्ड का ही तो हो रहा है ना। तो यही सब चीजें हैं। तो ये था हमारा फ्रेंचाइजिंग क्या होता है ना, और हमने बेनिफिट्स देख लिया फ्रेंचाइजिंग के, फ्रेंचाइजी क्या होता है, फ्रेंचाइजर कौन होता है, रॉयल्टी क्या होता है, ये सब चीज हमने देख लिया। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि हमारा 4.8 लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन बिजनेस। अब देखो लॉजिस्टिक्स क्या होता है, मींस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कस्टमर्स एट द राइट प्लेस राइट टाइम। लॉजिस्टिक मतलब वो पूरा प्रोसेस आ जाता है इसमें जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, स्टोर हो रहा है, डिलीवर हो रहा है गुड्स, जहां गुड प्रोड्यूस हुआ है वहां से लेके कस्टमर तक पहुंचने में जितना बीच में तामझाम और प्रोसेस आता है सब लॉजिस्टिक में आ जाता है, भले उसका स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सब कुछ, ठीक है। सही प्लेस सही टाइम पे पहुंचाने में जो भी प्रोसेस लग जाता है हमारा वो सब लॉजिस्टिक्स में आ जाता है। सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें तो लॉजिस्टिक्स में क्या आता है, राइट प्रोडक्ट सही प्लेस पे सही समय पे पहुंच जाए, ये हमारा लॉजिस्टिक होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अमेजॉन डिलीवरिंग योर ऑर्डर टू योर होम, अमेजॉन से हम अगर कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट हमारे घर तक आ रहा है, यही हमारा लॉजिस्टिक्स होता है। कैसे आ रहा है, वही प्रोसेस वही चीज पूरी लॉजिस्टिक होती है, ठीक है। और सप्लाई चेन क्या होता है, सप्लाई चेन इज अ कंप्लीट जर्नी ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल कस्टमर। अच्छा, सप्लाई चेन में वो पूरा प्रोसेस आ जाता है, रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनने तक, कस्टमर तक पहुंचने तक, ये पूरा सप्लाई चेन होता है, ठीक है। इसमें अगर फ्लो देख लें तो पहले रॉ मटेरियल फैक्ट्री पहुंचेगा, फैक्ट्री के बाद वो वेयर हाउस पहुंचेगा बन के प्रोडक्ट, वेयर हाउस में स्टोर होके फिर कुछ दिन स्टोर रहेगा वहां, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट में जाएगा, मतलब रास्ते में रहेगा, फिर वो शॉप या फिर ऑनलाइन स्टोर पे पहुंचेगा, तब जाके वो कस्टमर तक पहुंचेगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनना, स्टोर होना, कस्टमर तक पहुंचना, ये सप्लाई चेन होता है। और लॉजिस्टिक मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद वो कस्टमर तक कैसे पहुंचा, कहाँ कहाँ स्टोर हुआ, कैसे कैसे कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन मीडियम को यूज करके पहुंचा, वो लॉजिस्टिक होता है। और सप्लाई चेन में पूरा प्रोसेस आ जाता है, कंप्लीट प्रोसेस, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनने और कस्टमर तक पहुंचने तक, ठीक है। तो ये था हमारा लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। राइट टाइम, हम प्रोडक्ट्स को सही टाइम पे कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। राइट टाइम, राइट प्लेस मतलब गुड्स को हम कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, जिन कस्टमर्स को नीड है उन कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। राइट प्लेस, राइट टाइम मतलब सही समय पे पहुंचाया, हमने जब कस्टमर को जरूरत थी उस प्रोडक्ट की तब पहुंचाया। राइट प्लेस मतलब जहां कस्टमर है, जिस कस्टमर को जरूरत है उस कस्टमर तक पहुंचाया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब फास्ट डिलीवरी मेक्स कस्टमर हैप्पी। अब अगर हम डिलीवरी फास्ट करवाएंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, राइट। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम यहाँ से गेन कर सकते हैं। इंक्रीज बिजनेस प्रॉफिट, इफिशियंसी डिलीवरी रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट। अगर डिलीवरी इफिशियंसी से हो रहा है, मतलब इफिशियंट डिलीवरी हो रहा है, तो उसमें खर्चे कम लगेंगे और प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। सपोर्ट ग्लोबल ट्रेड, मेक बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन कंट्रीज इजी, ठीक है। लॉजिस्टिक्स के थ्रू ये आज के टाइम पे पॉसिबल हो पाया है कि बाइंग और सेलिंग डिफरेंट कंट्रीज के बीच में पॉसिबल हो पाया है आसानी से। एड वैल्यू, अ प्रोडक्ट बिकम मोर वैल्यूएबल व्हेन इट रीचेस द कस्टमर एट राइट प्लेस एंड राइट टाइम, मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो और उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है जब वो सही समय पे सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच जाता है कस्टमर के पास, तो वो उसमें और वैल्यू ऐड हो जाती है, ऐसा, ठीक है। अब देखो, द टर्म प्रोक्योरमेंट इज डिफाइंड एज ऑल दोज एक्टिविटीज नेसेसरी टू एक्वायर गुड्स एंड सर्विसेज कंसिस्टेंट विद यूजर रिक्वायरमेंट। अब प्रोक्योरमेंट क्या होता है, बाइंग सेलिंग मींस बाइंग और ऑब्टेनिंग गुड्स और सर्विसेज नीड बाय अ बिजनेस। प्रोक्योरमेंट मतलब एक तरीके से परचेज करना होता है, ठीक है। बाइंग और ऑब्टेनिंग गुड्स और सर्विसेज, जो भी बिजनेसेस को जरूरत है, नीड है अपना प्रोडक्ट बनाने में, तो वो सब हमारा प्रोक्योरमेंट में आ जाता है। जैसे एक फैक्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल परचेज कर रही है सप्लायर से, तो ये इसका एग्जांपल है। तो यहाँ रॉ मटेरियल परचेज करना हमारा प्रोक्योरमेंट हुआ, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये प्रोक्योरमेंट हुआ। अब एक और टर्म यूज किया गया, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एसआरएम क्या होता है, मैनेजिंग गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर टू इंश्योर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, टाइमली डिलीवरी एंड फेयर प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहाँ नाम से समझो कि हम सप्लायर से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है, टाइमली डिलीवरी हो,
फेयर प्राइजेस पे प्रोडक्ट्स मिल जाएं, तो ये हमारा सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, SRM। ठीक है, तो ये हमने कुछ टॉपिक्स देखे अपने, जिसमें हमने देखा कि हमारा लॉजिस्टिक क्या होता है, सप्लाई चेन क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक देख लिया हमने, प्रोक्योरमेंट क्या होता है ये देखा, फिर सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमने देखा। ठीक है, फिर उसके बाद है डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन सप्लाई चेन, मतलब सप्लाई चेन में एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनने और कस्टमर तक पहुंचने में कौन कौन सा डिपार्टमेंट लगता है। पहला मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक, इतने डिपार्टमेंट हमारे इन्वॉल्व होते हैं सप्लाई चेन में। ठीक है, ऑल दिस डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर, ये सारे डिपार्टमेंट साथ में मिलकर काम करते हैं टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ताकि हम कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा पाए इजिली। अब इन शॉर्ट ओवरऑल देखें तो हमारा लॉजिस्टिक क्या होता है, लॉजिस्टिक मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग, डिलीवरिंग गुड्स टू कस्टमर एट राइट प्लेस राइट टाइम। राइट प्लेस राइट टाइम पे हम कस्टमर्स तक गुड्स पहुंचा रहे हैं। हाँ, हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन में डाल रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं गुड्स को, जो भी कर रहे हैं, तो ये सारा प्रोसेस प्रोडक्ट के बनने के बाद का प्रोसेस कस्टमर तक पहुंचने तक का, ये लॉजिस्टिक में आ जाता है। सप्लाई चेन में कंप्लीट प्रोसेस आ जाता है, मूविंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने तक जो भी प्रोसेस लगता है सप्लाई चेन होता है। और प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज करना गुड्स और सर्विसेज, जो बिजनेस को रिक्वायर्ड होता है, ये प्रोक्योरमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा देख लिया। इन शॉर्ट देखें तो एंटायर जर्नी ऑफ अ प्रोडक्ट हमारा सप्लाई चेन होता है, मतलब एक प्रोडक्ट का पूरा जर्नी। ठीक है, ये हमारा सप्लाई चेन हुआ। और लॉजिस्टिक मतलब मूवमेंट एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का मूवमेंट और डिलीवरी हमारा लॉजिस्टिक्स में आता है। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा 4.9 है, जिसमें हमें देखना है आउटसोर्सिंग और ऑफ सोर्सिंग क्या होता है। हाँ, तो देखो आउटसोर्सिंग क्या होता है, मीन्स गिविंग सम बिजनेसेस वर्क टू अनदर कंपनी थर्ड पार्टी इंस्टेड ऑफ डूइंग इट्स योरसेल्फ। मतलब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी का काम किसी थर्ड पार्टी को हायर करके उससे करवा रहे हैं। ठीक है, खुद वो काम ना करके। आउटसोर्सिंग मीन्स गिविंग सम बिजनेस वर्क टू अनदर कंपनी या फिर थर्ड पार्टी इंस्टेड ऑफ डूइंग इटसेल्फ। मतलब हम खुद वो काम नहीं कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी या दूसरे कंपनी को उस काम के लिए हम पेमेंट दे रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं। तो ये हमारा आउटसोर्सिंग हुआ, हमने आउट बाहर से सोर्स करवाया। ये ठीक वाया मीन्स कि ये काम करवाया, ये आउटसोर्सिंग होता है। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज देखें तो हायरिंग अनदर कंपनी टू डू योर वर्क, हम दूसरी कंपनी को हायर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टास्क और कंपनी के काम के लिए। ठीक है, एग्जांपल, अ कंपनी हायर्स अनदर कंपनी टू हैंडल, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को हायर कर रही है किस लिए, क्या हैंडल करने के लिए, कस्टमर सपोर्ट, पेरोल, IT सर्विसेज या फिर क्लीनिंग सर्विसेज जो है उनके लिए अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को हायर कर रही है तो वो आउटसोर्सिंग कहलाता है। ठीक है, अब कंपनी आउटसोर्सिंग यूज क्यों करती है, उसका बेनिफिट क्या है, मतलब क्या फायदा मिल जाता है आउटसोर्सिंग करवाने से। तो आउटसोर्सिंग के बेनिफिट्स हैं, रिड्यूस बिजनेस कॉस्ट, बिजनेस का खर्चा कम हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट कम लगता है बिजनेस का, सेव्स टाइम, भाई समय बचता है। ठीक है, आज के टाइम पे समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समय बचता है। हेल्प्स बिजनेस ग्रो फास्टर, बिजनेसेस ग्रो फास्टर मतलब बिजनेसेस जल्दी ग्रो कर पाते हैं। कंपनीज कैन फोकस ऑन इट्स मेन बिजनेस, कंपनी जो है वो डिस्ट्रैक्शन पे फोकस करने के बजाय अपने मेन ऑब्जेक्टिव पे, टारगेट पे फोकस कर सकती है। ठीक है, और ये सब जो छोटे मोटे काम है उसके लिए वो किसी और कंपनी को हायर कर रही है, किसी थर्ड पार्टी को हायर कर रही है, जिसके बदले में उसे पेमेंट कर रही है। राइट, तो ये हमारा आउटसोर्सिंग था, उसका बेनिफिट्स देखा हमने, कंपनीज क्यों आउटसोर्सिंग का यूज करती हैं हमने ये भी देख लिया। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है ऑफ शोरिंग। ऑफ शोरिंग मीन्स मूविंग बिजनेस वर्क टू अनदर कंट्री टू रिड्यूस कॉस्ट और गेट अदर बेनिफिट्स। ऑफ शोरिंग मतलब कि हम अपने बिजनेस को ही दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा कॉस्ट कम लगे, कॉस्ट पहले से कम हो और अदर बेनिफिट्स जो भी हमें मिल रहे हैं वहाँ वो मिले। जैसे कोई यूएस की कंपनी थी, अब वहाँ यूएस में क्या है भाई, एक तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, दूसरी बात की वहाँ वर्क फोर्स इतनी अवेलेबल नहीं है जितना इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, इंडिया में वर्क फोर्स बहुत ज्यादा है, लोग काम करने के लिए बहुत ज्यादा है। अब जहाँ लोग बहुत ज्यादा है वहाँ आप कम रेट में भी काम करवा सकते हो, क्योंकि सबको अपने पेट के लिए काम करना है। ठीक, सबको पैसा कमाना है और कम से कम पैसे में भी लोग काम कर देते हैं यहाँ। तो वही है कि कोई यूएस की कंपनी इंडिया में शिफ्ट हो रही है, क्यों शिफ्ट हो रही है, ताकि वो अपने कॉस्ट को, अपने खर्चों को रिड्यूस कर पाए, कम कर पाए, एंड गेट अदर बेनिफिट्स। और अदर बेनिफिट्स जैसे इंडिया में रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है, लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है, आप बहुत सारे लोगों को हायर कर सकते हो कम रेट पे। ठीक है, ताकि आपका काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। तो ऑफ शोरिंग मतलब कंपनी ही पूरी शिफ्ट हो रही है, पूरा बिजनेस ही शिफ्ट हो रहा है, ताकि हम कॉस्ट रिड्यूस कर पाए। ठीक है, और जो बेनिफिट्स अदर मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही। कंपनी इन यूएस शिफ्ट्स कस्टमर सपोर्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू इंडिया बिकॉज ऑफ लेबर कॉस्ट आर लोअर, बता ही दिया आपको। ठीक है, अब कंपनी ऑफ शोरिंग क्यों करती है, कोई भी कारण हो सकता है, चाहे लोअर लेबर कॉस्ट, लेबर जो है वो कम कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाते हैं आपको दूसरी कंट्री में, एक्सेस टू स्किल्ड वर्कर्स, या फिर हमें ऐसे वर्कर्स नहीं मिल पा रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो इतने पढ़े लिखे या फिर ऐसा स्किल्ड रखते हो, तो हम स्किल्ड वर्कर की वजह से स्विच कर रहे हैं या फिर अपने पूरी कंपनी को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में। इंक्रीज इफिशियंसी, इससे क्या होता है, कंपनी की इफिशियंसी बढ़ती है। ठीक है, हायर प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा होगा, जब खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंशन, हमारा बिजनेस
बिजनेस है वो ग्लोबली एक्सपेंड हो पाएगा, उसका मतलब ग्लोबल एक्सपेंशन होगा। अगर हम एग्जांपल देखें दोनों का, इन शॉर्ट देखें तो आउटसोर्सिंग मतलब एक इंडिया की कंपनी हायर कर रही है किसी दूसरे इंडिया की कंपनी को ताकि वो उसके कस्टमर सर्विसेज को मैनेज कर पाए। समझ पा रहे हो आप? कोई एक कंपनी है, ठीक है, और उसका कस्टमर बेस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और उससे अपना कस्टमर बेस नहीं हैंडल हो रहा है, तो वो कंपनी क्या कर रही है, उसी कंट्री के दूसरी कंपनी को हायर कर रही है कि भाई आप मेरे कस्टमर बेस को हैंडल करेंगे, ठीक है, कस्टमर सर्विसेज को आप मैनेज करेंगे। तो भाई ये हुआ आउटसोर्सिंग का एग्जांपल। ऑफ शोरिंग का एग्जांपल ये हुआ कि कोई यूके की कंपनी थी वो इंडिया में शिफ्ट हो गई ताकि उसे कम कॉस्ट पे लेबर मिल जाए, ठीक है, या फिर अपने खर्चों को कम करने के लिए कोई यूके की कंपनी इंडिया में शिफ्ट हो गई। तो ये एग्जांपल है हमारा ऑफ शोरिंग का। मतलब ऑफ शोरिंग समझ रहे हो आप, मतलब जड़ से ही एकदम अलग करके हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जा रहे हैं, ये हुआ ऑफ शोरिंग। तो ये हमने देखा आउटसोर्सिंग और ऑफ शोरिंग क्या होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे जो कि है डिफरेंस बिटवीन आउटसोर्सिंग एंड ऑफ शोरिंग, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस में मेनली कुछ नहीं है, जब आपको मीनिंग क्लियर है तो आप डिफरेंस बिटवीन आराम से लिख लोगे। आउटसोर्सिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग एन एक्सटर्नल कंपनी टू परफॉर्म सर्टेन बिजनेस फंक्शंस। हम दूसरी कंपनी, एक्सटर्नल कंपनी को हायर कर रहे हैं ताकि वो हमारे बिजनेस फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए, ठीक है, तो ये हमारा आउटसोर्सिंग होता है। ऑफ शोरिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ मूविंग बिजनेस ऑपरेशन टू अनदर कंपनी। हम बिजनेस ऑपरेशन को दूसरी कंट्री में लेके जा रहे हैं टू रिड्यूस कॉस्ट और इम्प्रूव एफिशिएंसी, खर्चे कम हो और हम काम को अच्छे तरीके से और कर पाए, ये हमारा ऑफ शोरिंग होता है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो आउटसोर्सिंग मतलब गिव वर्क टू अनदर कंपनी, हम दूसरी कंपनी को काम दे रहे हैं। ऑफ शोरिंग मतलब हम अपने काम को दूसरी कंट्री में मूव कर रहे हैं, ऑफ शोरिंग जड़ से अलग कर रहे हैं, ठीक है। आउटसोर्सिंग सेव टाइम्स एंड मनी, आउटसोर्सिंग से हमारा समय और पैसा बचता है। ऑफ शोरिंग मेनली रिड्यूसेस लेबर कॉस्ट, और ऑफ शोरिंग से हमारा लेबर कॉस्ट मेनली कम होता है। जैसे एक यूएसए की कंपनी इंडिया के काम कर रही है तो वो आउटसोर्सिंग हुआ कि ऑफ शोरिंग हुआ, आप बताओ? ये हुआ ऑफ शोरिंग, क्योंकि यूएसए की कंपनी इंडिया उठ के आ गई तो वो ऑफ शोरिंग हुआ, ठीक है। मेमोरी ट्रिक देख लो, हम इसको कैसे इजीली याद रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये चीज ध्यान देनी होगी कि आउटसोर्सिंग मतलब आउटसाइड कंपनी, ठीक है, आउटसोर्सिंग मतलब हम आउटसाइड कंपनी का यूज कर रहे हैं। ऑफ शोरिंग मतलब अदर कंट्री, ऑफ द शोर जड़ से अलग, ठीक है, शोर ऑफ द शोर जड़ से निकाल दे रहे हैं, मतलब हम दूसरी कंट्री में अपने बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन में मीनिंग तो आप समझ ही गए हो। इम्प्लीकेशन, शिफ्टिंग ऑपरेशंस टू थर्ड पार्टी, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को दूसरी थर्ड पार्टी पे शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें शिफ्टिंग एक्टिविटीज और ऑफिसेज, हम एक्टिविटीज और ऑफिसेज को ही शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? फोकस ऑन कोर बिजनेसेस और एक्टिविटी। हम आउटसोर्सिंग अगर कर रहे हैं किसी काम के लिए तो हमारे पास बर्डन कम हो जाएगा, तो हम अपने बिजनेस के कोर एक्टिविटीज और मेन ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ शोरिंग में क्या है? लोअर लेबर कॉस्ट, हमारा लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा। फंक्शंस परफॉर्म बाय नॉन एम्प्लॉइज, यहाँ पे जो फंक्शंस हैं, जो भी हमारा काम है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? नॉन एम्प्लॉय, हमारी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है वो, और यहाँ पे जो भी काम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो हमारे एम्प्लॉयज ही करेंगे, ठीक। और आउटसोर्सिंग में हम बाहर से दूसरी कंपनी से करवा रहे हैं तो हमारा एम्प्लॉय थोड़ी है। लोकेशन, विद इन और आउटसाइड द कंट्री। आउटसोर्सिंग हम विद इन कंट्री या आउटसाइड कंट्री से भी करवा सकते हैं। मींस अगर हम इंडिया की कंपनी है कोई, तो वो चाहे तो इंडिया की कंपनी दूसरी इंडिया की कंपनी को हायर करके अपना काम करवाए, या किसी फॉरेन कंपनी को हायर करके अपना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाए, तो आउटसोर्सिंग हुआ। और ऑफ सोर्सिंग में हमारा जो लोकेशन होता है वो आउटसाइड द कंट्री होता है, मतलब हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस ही उठ के दूसरी कंट्री में जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक 4.9 जिसमें हमने देखा आउटसोर्सिंग और ऑफ शोरिंग क्या होता है, उसमें हमने डिफरेंस बिटवीन देख लिया, एडवांटेजेस देख लिया, एग्जांपल देख लिया। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा यूनिट 4 इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस यहीं पे। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आया होगा, आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ फर्दर ऐसे पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।